Assalamu alaikum students. Previously we were talking about unit number 5. Unit number 5 जो था that was about thermochemistry. इसमें हमने ना लास्ट लेक्चर में जो है इंथॉल्पी और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो था इसमें एक तो ये था चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दूसरा ये चेंज इन इंथॉल्पी इज इक्वल टू हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये दो इसके डिफरेंट बेटा केसेस हैं, इनको हमने मतलब ये करना है। यानी ये क्यू वी जो है हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम कह लें या आइसोकोरिक कंडीशन है। ये आइसोकोरिक कंडीशन पे जब आप किसी भी सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं, आइसोकोरिक मीन व्हेन द वॉल्यूम चेंज इज इक्वल टू ज़ीरो। मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब आप किसी भी सिस्टम को हीट, ये क्यू जो है वो हीट को शो करता है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब आप किसी भी सिस्टम को हीट सप्लाई करेंगे तो वो क्या करेगा, वो उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा। और इसी तरह आइसोबैरिक कंडीशन है कि प्रेशर चेंज इज इक्वल टू ज़ीरो। मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर जब आप किसी सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं तो वो क्या करता है, वो इंथॉल्पी को जो है वो तब्दील करता है। तो इन चीज़ों की थोड़ी सी मज़ीद हम डिटेल की तरफ जा रहे हैं। देखिए आपने ये प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा था एक रिलेशन डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। तो इसमें ये चीज़ जो है ये मैंने अभी आपको बताया क्यू पी है। इससे तो ये पता चलता है कि QP जो है दैट्स ग्रेटर दैन QV। यानी नॉर्मली ये होता है हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर जो है दैट्स ग्रेटर दैन हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्योंकि हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो है QV, ये तो सिर्फ इंटरनल एनर्जी को चेंज करती है ना। हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो है ये सिर्फ इंटरनल एनर्जी को चेंज करती है, जबकि हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर देखें ये इंटरनल एनर्जी को भी चेंज कर रही है और उसमें वर्क भी हो रहा है। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि QP जो होता है दैट्स ग्रेटर देन QV। इसमें बाज़ औक़ात ना ये मैं आपको बताता हूँ कि ये अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है कि वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो उसमें सिर्फ आपने ये वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल जो है इनको तब्दील करना है। तो P डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा nRT। तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ। तो इसमें ये P डेल्टा V की जो वैल्यू है ये अगर मैं इक्वेशन 1 में पुट करूँ तो ये आपके पास रिलेशन बनेगा जी डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा nRT। यानी ये जो P डेल्टा V है इसकी हमने वैल्यू जो है वो पुट की है। इसकी वैल्यू जो है वो आपने ये P डेल्टा V की डेल्टा nRT जो है ये इसकी वैल्यू है जो हमने पुट की है।
इस रिलेशन को हम आगे बहुत सी जगहों पे इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इसमें अगर हमें ये डेल्टा एन की वैल्यू जो है ये पता चल जाए ना, तो हम इसके डिफरेंट केसेस जो हैं वो बता सकते हैं। पहला केस है जी, अगर डेल्टा एन ज़ीरो होगा देन क्यू पी इज इक्वल टू क्यू वी। दूसरी बात यह है कि अगर डेल्टा एन की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो होगी, फिर क्यू पी जो है दैट्स आल्सो लार्जर देन क्यू वी। और तीसरी बात यह है कि अगर डेल्टा एन लेस देन ज़ीरो होगा तो क्यू पी जो है ये भी लेस देन क्यू वी है। अब डेल्टा एन जो है वो हम कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स। यानी प्रोडक्ट के मोल में से अगर आप रिएक्टेंट के मोल निकाल दें तो ये इस तरह आप डेल्टा एन डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ये जो है वो निकाल सकते हैं। अभी मैंने आपको ये रिलेशन बताया कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी। तो इसको ये जो डेल्टा एच है ये क्यू पी है और ये क्यू वी है प्लस ये डेल्टा एन आर टी। तो इस हवाले से ये मैंने डेल्टा एन की जो वैल्यूज़ हैं ये आपको बताई हैं और इस हवाले से ये केसेस जो वो बन जाते हैं। नेक्स्ट इसमें है टाइप्स ऑफ इसमें हमारे पास ये कुछ इसकी टाइप्स हैं। ये जो ऊपर नॉट सा लगा हुआ है ना जी, ये स्टैंडर्ड कंडीशंस को शो करता है। इसमें टेम्परेचर जो है वो रूम टेम्परेचर होगा 25 डिग्री सेल्सियस और जो प्रेशर है वो 1 atm होगा। तो ये है स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, या सिंपली आप इसको ये द हीट ऑफ फॉर्मेशन, ये हीट ऑफ कंबस्शन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ एटमाइजेशन, हीट ऑफ सॉल्यूशन। तो सिंपल है बेटा, ये जो मैंने बोला ना कि ये जो ऊपर जीरो सा लगा हुआ है डिग्री वाला, ये स्टैंडर्ड कंडीशंस को शो करता है। तो इसको पढ़ेंगे स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। यानी ये जो नॉट है स्टैंडर्ड है और एच इंथैल्पी है, डेल्टा चेंज को शो करता है, और आर जो नीचे लिखा हुआ है ये रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन या सिंपली हीट ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन या सिंपली हीट ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन या सिंपली हीट ऑफ कंबस्शन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो मैं बताता चलूँ कि ये जो रिएक्शन है ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में इसकी वैल्यू जा सकती है। और ये जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है इसकी वैल्यू भी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में हो सकती है, जबकि ये जो कंबस्शन है इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव में होगी। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू भी हमेशा नेगेटिव में होगी और एटमाइजेशन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। और जो सॉल्यूशन है इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में होती है। तो ये मतलब पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब ये है कि पॉजिटिव वैल्यू होगी डेल्टा एच की तो इसका मतलब हीट अब्जॉर्ब हो रही है, नेगेटिव वैल्यू है तो इसका मतलब हीट रिलीज हो रही है। वन बाई वन हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जिस तरह हीट ऑफ रिएक्शन है या स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, तो इसका मतलब ये है
द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड और अब्जॉर्ब ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर यहाँ रूम टेम्परेचर को लिया गया 25 डिग्री सेल्सियस, अगर आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 298 केल्विन बन जाएगा। तो इस टेम्परेचर पे और 1 atm प्रेशर पे किसी भी रिएक्शन से जो हीट रिलीज या अब्जॉर्ब होती है उसको हम हीट ऑफ रिएक्शन या स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अब जाहिर बात है रिएक्शन की ढेर सारी टाइप्स होती हैं, उसमें सबसे पहले हीट ऑफ फॉर्मेशन है। तो ये नाम से ही जाहिर है जी हीट ऑफ फॉर्मेशन के किसी कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है। लेट्स से ये मैग्नीशियम मेटल है और उसके साथ मैं ऑक्सीजन गैस का एक हाफ मोल जो है वो मिला रहा हूँ और मेरे पास ये 1 मोल कंपाउंड मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है उसकी फॉर्मेशन हो रही है। तो सुनो बेटा, 1 मोल कंपाउंड की हमने फॉर्मेशन करनी है फ्रॉम इट्स कंपोनेंट। अब मैग्नीशियम जो है ये मेटल होती है, सॉलिड स्टेट में, ऑक्सीजन गैसीय स्टेट में, और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा ये भी सॉलिड होता है। तो ये मैंने फिजिकल स्टेट्स भी इनकी बता दी आगे। इसकी डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो जो आएगी उसको हम हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। तो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज और अब्जॉर्ब व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स कंपोनेंट्स। जब किसी भी कंपाउंड के 1 मोल की फॉर्मेशन हो अपने कंपोनेंट से, उस दौरान जो हीट रिलीज या अब्जॉर्ब होती है उसको हम हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट इसमें बात याद रखिएगा, जब भी कोई रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट में जो ओल्ड बॉन्ड है वो ब्रेक किए जाते हैं। जो रिएक्टेंट में ओल्ड बॉन्ड को तोड़ने के लिए जाहिर बात है आपको एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी अब्जॉर्ब होती है। यानी रिएक्टेंट में पुराने बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी क्या होती है, बॉन्ड ब्रेकेज, तो इसके लिए एनर्जी अब्जॉर्ब होगी। तो प्रोडक्ट में जो है ये न्यू बॉन्ड जो है उसकी क्या होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन, तो इसमें एनर्जी रिलीज होती है। तो याद रखिए अगर तो रिलीज होने वाली एनर्जी है ज़्यादा और अब्जॉर्ब होने वाली कम है तो फिर हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है उसकी वैल्यू हाँ जी नेगेटिव आएगी, और हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू पॉजिटिव भी आती है। नेगेटिव और पॉजिटिव आएगी कब, नेगेटिव उस वक्त आएगी नेगेटिव वैल्यू उस वक्त आती है जब प्रोडक्ट्स की जो स्टेबिलिटी है दैट्स ग्रेटर देन रिएक्टेंट्स, और पॉजिटिव उस वक्त आती है जब रिएक्टेंट्स की स्टेबिलिटी प्रोडक्ट से ज़्यादा हो। स्टेबिलिटी देखें, किसी चीज़ की स्टेबिलिटी मतलब प्रोडक्ट्स या रिएक्टेंट, यहाँ पी से मुराद प्रोडक्ट है और आर से मुराद रिएक्टेंट्स हैं, तो इनकी जो स्टेबिलिटी है इनकी बाइंडिंग फोर्स पे डिपेंड करती है। जाहिर बात है जिस चीज़ के अंदर बाइंडिंग फोर्सेस मजबूत होंगी तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, और जिसके अंदर बाइंडिंग फोर्सेस वीक होंगी वो लेस स्टेबल होगा। अब बात मैंने आपको बता दी है कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो अगर ज़्यादा स्टेबल हैं तो इसका मतलब प्रोडक्ट्स में जो न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है ये बॉन्ड बड़े मजबूत बने हैं, और अगर बॉन्ड बेटा मजबूत बन रहे हों तो प्रोडक्ट ज़ाहिर बात है स्टेबल होंगे और रिलीज़ होने वाली एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी, अगर किसी चीज़ की एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो जाए रिमेनिंग एनर्जी उसकी बड़ी थोड़ी होती है, जिसकी वजह से आपको पता है जिस चीज़ की जितनी लो एनर्जी हो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, प्रोडक्ट में जो बॉन्ड बन रहे हैं रिलीज़ होती है एनर्जी, और रिएक्टेंट में ज़ाहिर बात है शुरू में बॉन्ड पुराने बॉन्ड तोड़ने पड़ते हैं, उसके लिए एनर्जी अब्जॉर्ब होती है। अगर अब्जॉर्ब होने वाली एनर्जी ज़्यादा है, रिलीज़ होने वाली कम है, तो इसका मतलब रिएक्टेंट्स आर मोर स्टेबल दैन प्रोडक्ट, ये वाला सीन होगा। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और अगर ऐसा है कि प्रोडक्ट में जो न्यू बॉन्ड बने हैं वो ज़्यादा स्टेबल हैं, रिलीज़ होने वाली एनर्जी ज़्यादा है, अब्जॉर्ब होने वाली कम है, तो फिर प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल दैन रिएक्टेंट्स, और हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू फिर नेगेटिव होगी। तो मीन नेगेटिव वैल्यू हीट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब होता है कि प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल दैन रिएक्टेंट, और अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू पॉजिटिव है इट मीन्स रिएक्टेंट्स आर मोर स्टेबल दैन प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है आपके पास ये जी डेल्टा एच, ये सी है, हीट ऑफ कंबस्शन। देखिए जी 1 मोल कार्बन है, उसको ऑक्सीजन में आप जलाते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। डेल्टा एच हीट ऑफ कंबस्शन जो है इसकी वैल्यू -393.7 किलो जूल पर मोल है। सेम अगर ये आपके पास मीथेन गैस का एक मॉलिक्यूल है, उसको आप ऑक्सीजन की एक्सेस में जलाते हैं
तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और आपके पास वाटर बनता है। तो इस दौरान जो है डेल्टा एच की जो वैल्यू है 891 किलो जूल। तो भाई ये देखें इसकी वैल्यू नेगेटिव में ही आ रही है। तो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज, हम लफ्ज लगाएंगे अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। अब वो सब्सटेंस जो है वो एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। तो उसका 1 मोल जब आप ऑक्सीजन की एक्सेस में जलाते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम हीट ऑफ कंबस्शन कहते हैं। याद रखिएगा ये जो हीट ऑफ कंबस्शन होती है किसी भी चीज़ की, ये उसकी स्टेबिलिटी से डायरेक्टली रिलेटेड होती है। मतलब अगर आपको 4 चीज़ों की हीट ऑफ कंबस्शन दे रखी है और आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा सब्सटेंस ज़्यादा स्टेबल है, तो जाहिर बात है जिसकी हीट ऑफ कंबस्शन सबसे ज़्यादा होगी। अब सबसे ज़्यादा मीन लार्ज नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन सिर्फ ये शो कर रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। तो बाकी आपने मैग्नीट्यूड को देखना है साथ जो वैल्यू होगी, तो जिसकी ज़्यादा है, अब जैसे ये मीथेन है इसकी हीट ऑफ कंबस्शन 891 है और कार्बन की 393.7 है। तो ज़ाहिर बात है कार्बन से फिर मीथेन ज़्यादा स्टेबल है। हीट ऑफ कंबस्शन के बाद जी आप आ जाते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो ये देखिए आपके पास एसिड और बेस आपने लिए। एसिड जो होते हैं वो हाइड्रोजन आयन देते हैं और बेस क्या करते हैं, हाइड्रोक्सल आयन देते हैं। दोनों के मिलने से वाटर की फॉर्मेशन होती है। इस दौरान 57.4 किलो जूल पर मोल इतनी हीट क्या होगी, रिलीज होगी। इसको हम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ये है द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज फॉर्म फ्रॉम 1 मोल हाइड्रोजन आयन फ्रॉम एसिड, 1 मोल हाइड्रोक्सल आयन फ्रॉम बेस। यानी एसिड से 1 मोल हाइड्रोजन आयन आ रहा है, बेस से 1 मोल हाइड्रोक्सल आयन और इससे 1 मोल वाटर बन रहा है। तो इससे 57.4 किलो जूल पर मोल इतनी हीट रिलीज होगी। अगर हम इसको किलो कैलोरीज में कन्वर्ट करते हैं तो 13.7 ये बन जाएगी किलो कैलोरी पर मोल। तो किलो कैलोरीज में हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू 13.7 है। याद रखिए ये अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में 1 मोल वाटर बन रहा हो उसकी ये वैल्यू है। इसलिए हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को सम टाइम हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी कहा जाता है। दिस इज आल्सो नोन एज हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, क्योंकि इसमें 1 मोल वाटर की फॉर्मेशन होती है। देखें पहली चीज ये भी ज़हन में बिठा रहे हैं कि हर एसिड बेस रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन नहीं होता। मतलब एक एसिड और एक बेस मिल रहे हैं तो हम इसको न्यूट्रलाइजेशन हर सूरत में नहीं कह सकते। एसिड और बेस मिले और वाटर की अगर फॉर्मेशन होती है तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अगर वाटर की फॉर्मेशन नहीं होती तो हम इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं कहते। बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये है कि 1 मोल हाइड्रोजन आयन फ्रॉम एसिड, 1 मोल हाइड्रोक्सल आयन फ्रॉम बेस, ये बेटा दोनों आपस में मिलते हैं और फिर 1 मोल वाटर की फॉर्मेशन होती है। दिस इज न्यूट्रलाइजेशन। 1 मोल वाटर के लिए तो इसकी वैल्यू ये है, अगर वाटर के मोल ज़्यादा बन रहे हैं, 2 मोल बन रहे हैं, 3 मोल, तो वैल्यू उसी हिसाब से डबल या ट्रिपल हो जाएगी। जैसे ये देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाते हैं तो यहाँ वाटर के 2 मोल बनने वाले हैं। इसी तरह और इसके भी ज़ाहिर बात है फिर आपको 2 मोल चाहिए होंगे। फिर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर आप फास्फोरिक एसिड को मिलाते हैं तो यहाँ फिर वाटर के 3 मोल बनने वाले हैं। तो ये चूंकि 2 है तो ये 2 इंटू 57.4 किलो जूल, इसकी जो है 3 इंटू, तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 1 मोल के लिए तो 57.4 होती है, लेकिन अगर किसी रिएक्शन में वाटर के मोल 2 या 3 बन रहे हैं तो वैल्यू उस हिसाब से डबल या ट्रिपल हो जाती है। ये तो थी बात स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, बिकॉज दैट वाज स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर आपके पास वीक एसिड और वीक बेस आ जाए तो फिर क्या करेंगे?
फिर जनाब ये जो वैल्यू है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की, दैट विल बी लेस देन 57.4 किलो जूल। इससे कम आएगी, 50 हो सकती है, 45 हो सकती है। अब इसकी रीज़न क्या है कि ये जो वैल्यू है ये कम क्यों आ रही है? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू जो है वो कम क्यों होगी जब हम वीक एसिड या बेस लेंगे? तो उसकी सिंपल ये है कि ज़ाहिर बात है वीक एसिड बेस वो होते हैं जो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होते। उनको उनकी आयोनाइजेशन को कंप्लीट करने के लिए स्टार्ट में आपको कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। वो जो एनर्जी आप प्रोवाइड करते हैं वो एट द एंड ऑफ रिएक्शन, ज़ाहिर बात है जब वाटर की फॉर्मेशन होती है उसमें से ये 57.4 के हिसाब से एनर्जी ने रिलीज़ होना होता है। उस एनर्जी से जो है स्टार्ट में आयोनाइजेशन के लिए जो एनर्जी अब्जॉर्ब हुई थी वो रिकवर हो जाती है। रेस्ट ऑफ द एनर्जी इज रिलीज्ड इन द सराउंडिंग। मीन्स में थोड़ा इसको आप ऐसे समझ लीजिए, लेट से आपने वीक एसिड लिया है एस्टिक एसिड और वीक बेस आप ले रहे हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसमें 1 मोल वाटर तो बनेगा लेकिन वैल्यू इसकी क्या होगी? 57.4 से कम आएगी। लेट से आप यूँ समझ लीजिए एस्टिक एसिड की आयोनाइजेशन को कंप्लीट करने के लिए आपको 5 किलो जूल एनर्जी यहाँ ऑब्जॉर्व करनी पड़ती है। 5 किलो जूल यहाँ यूज़ होगी और 5 किलो जूल ही यहाँ यूज़ होगी। तो टोटल कितनी एनर्जी आप कंज्यूम कर रहे हैं? 10 किलो जूल। तो वो जो 10 किलो जूल है वो इस 57 में से क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। बाकी जो बचेगी 47.4 किलो जूल। तो दैट एनर्जी विल बी ऑब्जर्व। यानी बात यह है कि वीक एसिड और बेस की आयोनाइजेशन को कंप्लीट करने के लिए फ़र्ज़ किया 5-5 किलो जूल के हिसाब से 10 किलो जूल एनर्जी अब्जॉर्ब हुई। स्टार्ट में आयोनाइजेशन कंप्लीट हो गई, 1 मोल वाटर की फॉर्मेशन हुई और 1 मोल वाटर की फॉर्मेशन से एनर्जी तो 57.4 किलो जूल ही प्रोड्यूस होती है, लेकिन ये सारी की सारी सराउंडिंग में रिलीज़ नहीं होगी क्योंकि इस 57.4 में से सिस्टम की जो एनर्जी अब्जॉर्ब हुई थी वो रिकवर हो जाती है। रेस्ट ऑफ द एनर्जी इज रिलीज्ड इन द सराउंडिंग। नेक्स्ट इसमें आपके पास हीट ऑफ एटमाइजेशन। हीट ऑफ एटमाइजेशन ये है, ये देखें H2 का मॉलिक्यूल है, उसको आपने हाइड्रोजन का आइसोलेटेड गैसियस एटम जो है वो बनाया है। इसमें जो है या आप ये देखिए आपके पास ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर हम यूं बनाया करते हैं। तो इसकी अगर आप एटमाइजेशन करना चाहते हैं तो आपको इसके सारे बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेक करने पड़ेंगे। मतलब ये बॉन्ड भी तोड़ना पड़ेगा, ये भी तोड़ना पड़ेगा, ये भी तोड़ना पड़ेगा। सारे बॉन्ड्स जब तोड़ेंगे तो आपके पास इन 2 नाइट्रोजन एटम अलग हो जाएंगे और 4 हाइड्रोजन एटम अलग हो जाएंगे। ये भी एटमाइजेशन है, यानी किसी कंपाउंड की आपने एटमाइजेशन करनी है तो उसमें मौजूद तमाम बॉन्ड्स को जब तोड़ेंगे तो हर एटम अलग अलग हो जाएगा। यही है कि ये 1 मोल हाइड्रोजन गैस थी, इसमें ज़ाहिरी बात है 2 हाइड्रोजन एटम के दरमियान ये कोवलेंट बॉन्ड है। इस बॉन्ड को बेटा हमने ब्रेक करना है, फिर जाके ये हाइड्रोजन के 2 एटम एक दूसरे से अलग हो गए। ये है उसकी एटमाइजेशन। द अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब, ये हमेशा अब्जॉर्ब होती है क्योंकि इसमें बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड ब्रेक ही करना पड़ता है। द अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब व्हेन 1 मोल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम, यानी 1 मोल आइसोलेटेड गैसियस एटम इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इट्स नेचुरल सैंपल। तो मतलब अगर आपने हाइड्रोजन की एटमाइजेशन करनी है तो आप देख सकते हैं इसमें आपको 1 नाइट्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा और 4 आपको नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे। अगर तो आपको इनकी एनर्जी दे दी जाए, मतलब आपको 1 नाइट्रोजन बॉन्ड की एनर्जी जो है ये वाली, ये अगर दे दी जाए, फ़र्ज़ किया ये 400 किलो जूल है और नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड की फ़र्ज़ किया वो कहते हैं जी 450 किलो जूल पर मोल है। अगर आपको बेटा ये वैल्यूज़ हम दे देते हैं तो आप यहाँ पुट कर देंगे, ये 400 आ जाएगा प्लस ये 4 हैं। इस तरह आप इसकी एटमाइजेशन एंथैल्पी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद है आपके पास जी सॉल्यूशन। देखिए जी सॉल्यूशन कब बनता है?
स्टेप 1 है लेटेस्ट एनर्जी, स्टेप 2 है हाइड्रेशन एनर्जी। बेटा जब भी हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो पहला स्टेप होता है लेटेस्ट एनर्जी, मतलब इसमें ये होता है कि सैल्यूट के पार्टिकल में जो पुराने बॉन्ड होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल उनको ब्रेक किया जाता है। मसलन ये आपके पास एक सैल्यूट है, तो इनके अंदर ये जो पुराना बॉन्ड है इसको तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। इस एनर्जी को हम बोलते हैं लेटेस्ट एनर्जी। ये हमें क्या करनी पड़ेगी, प्रोवाइड करनी पड़ती है, तो इसलिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। पहला स्टेप ये है कि सैल्यूट, ये हमारा कोई सैल्यूट है, तो सैल्यूट के पार्टिकल में केटाइन और एनाइन में जो पुराना बॉन्ड मौजूद था उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी आपने दी, इसकी वजह से केटाइन अलग हो गया और एनाइन अलग हो गया। अब क्या होता है कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इसको क्या कर लेते हैं, सराउंड कर लेते हैं। अब ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो है इसको क्या करेंगे, सराउंड। लेट से सॉल्वेंट वाटर है, तो वाटर जो है वो इसको यूं सराउंड करेगा कि और इसको यूं सराउंड करेगा कि अपना हाइड्रोजन वाला पोर्शन इसकी तरफ रखेगा। इसको हम बोलते हैं, इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है ना उसको हम ये हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं जी। यानी जब पहले स्टेप में तो ये होता है कि सैल्यूट के पार्टिकल में जो पुराने बॉन्ड है उनको तोड़ा जाए, अलग-अलग किया जाए, उसके लिए जो एनर्जी अब्जॉर्ब होती है उसको हम लेटेस्ट एनर्जी के नाम से जानते हैं। अच्छा, जब सैल्यूट के पार्टिकल अलग-अलग हो गए, फिर सॉल्वेंट, अगर वाटर है तो इसको हम हाइड्रेशन कहेंगे, अगर कोई और है तो इसको हम सॉल्वेशन कहते हैं। यानी अगर कोई दूसरा सॉल्वेंट हो वाटर के अलावा तो फिर सॉल्वेशन की टर्म हम यूज़ करेंगे। दूसरे स्टेप में यही होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल और सैल्यूट के पार्टिकल्स को सराउंड कर लेते हैं, तो इस दौरान एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। इस रिलीज होने वाली एनर्जी को हम हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। तो बस हीट ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती हैं। कैसे? अगर तो लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा है और हाइड्रेशन एनर्जी कम है तो फिर हीट ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू क्या होगी, हीट ऑफ सॉल्यूशन की जो वैल्यू है ये पॉजिटिव उस वक्त होती है जब लेटेस्ट एनर्जी जो है ये ज़्यादा हो हाइड्रेशन एनर्जी से। फिर हीट ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू नेगेटिव कब होती है, जब ये हाइड्रेशन एनर्जी जो है दैट्स ग्रेटर देन लेटेस्ट एनर्जी। याद रखिएगा ऐसे साल्ट रूम टेम्परेचर पे ही वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं जिनकी हाइड्रेशन एनर्जी लेटेस्ट एनर्जी से ज़्यादा हो, और जिनकी लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा हो हाइड्रेशन एनर्जी से तो दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर एट रूम टेम्परेचर। इनको आपको हीट करना पड़ेगा हाई टेम्परेचर पे। ये साल्ट जो है ना, यानी रूम टेम्परेचर पे इनसॉल्युबल है और सॉल्युबल एट हाई टेम्परेचर, और जैसे जैसे आप इनको हीट करते जाएंगे इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी, जबकि इनकी जो है सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस
ऑन हीटिंग। ऐसे साल्ट को हीट करने पे इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो कम होती है। तो ये इंथॉल्पी की सारी टाइप्स हो गई। अब है मेजरमेंट ऑफ इंथॉल्पी। इसके दो मेथड हैं जी। पहला तो है डायरेक्ट मेथड, और दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड जो है वो ये हेसेस लॉ है, ये आगे हम हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे। और डायरेक्ट मेथड है कैलोरीमीटर्स। ये कैलोरीमीटर्स भी दो हैं, एक गिलास कैलोरीमीटर है और दूसरा बॉम्ब कैलोरीमीटर। गिलास कैलोरीमीटर के ज़रिए आप हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ सॉल्यूशन वगैरह ये मेजर करते हैं। और ये जो बॉम्ब कैलोरीमीटर है इसके ज़रिए हम हीट ऑफ एटमाइजेशन और हीट ऑफ कंबस्शन ज़्यादातर इनको मेजर करते हैं। बॉम्ब कैलोरीमीटर जो है इसकी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन ये है कि ये सिलेंड्रिकल स्टील वेसल होता है। स्टील वेसल है। इसकी जो इनर लेयर होती है या इनर उसकी आप कवरिंग कह सकते हैं, वो एनामल से कोटेड होती है ताकि इसको जंग से बचाया जाए। दूसरा, इस बॉम्ब कैलोरीमीटर में प्लाटिनम क्रूसिबल होता है जिसमें हम टेस्ट सब्सटेंस जिसको भी हमने जलाना होता है वो प्लाटिनम क्रूसिबल के अंदर उसकी अमाउंट ली जाती है। अब जलाने के लिए ये भी आपको पता है कि ऑक्सीजन एक्सेस में चाहिए, तो उस ऑक्सीजन का जो प्रेशर है बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर ये 20 atm तक एडजस्ट किया जाता है ऑक्सीजन प्रेशर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव की बातें हैं। यानी बॉम्ब कैलोरीमीटर स्टील का बना हुआ सिलेंड्रिकल वेसल होता है। इनर जो इसकी कवरिंग्स होती हैं वो हम क्या करते हैं, एनामल से उसको कोट करते हैं ताकि इसको क्रूजन से बचाया जाए। जिस मटेरियल को आपने जलाना होता है उसको हम प्लाटिनम क्रूसिबल में लेते हैं, और जलाने के लिए आपको ऑक्सीजन एक्सेस में चाहिए होती है, इसलिए ऑक्सीजन का प्रेशर बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर 20 atm तक रखा जाता है। इसमें ये एक रिलेशन जो है वो दिया हुआ है, डेल्टा H इज इक्वल टू क्यू MS डेल्टा T। तो ये एक रिलेशन था, डेल्टा H इज इक्वल टू MS डेल्टा T। यहाँ S जो है स्पेसिफिक हीट है, इसके यूनिट होते हैं जूल पर ग्राम पर केल्विन। वाटर के लिए इसकी वैल्यू आपकी बुक में दे रखी है 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। मतलब ये है अगर आपके पास वाटर का 1 ग्राम है, 1 ग्राम वाटर, और आप उसका टेम्परेचर 1 केल्विन तक बढ़ाना चाहते हैं, मतलब 298 केल्विन से 299 केल्विन, जस्ट 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना है 1 ग्राम मटेरियल का, तो उसके लिए ये 4.2 जूल एनर्जी जो है वो देनी पड़ेगी। ये वैल्यू याद रखेंगे, सिर्फ वाटर के लिए है, हर मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू स्पेसिफिक हीट की डिफरेंट होती है। अब इसमें आपको कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। कैलकुलेट amount of heat absorbed when 2 mole water जो है आपके पास absorbed when 2 mole water, उसका टेम्परेचर जनाब आपने 298 केल्विन से
299 केल्विन करना है, और उसके लिए वाटर की स्पेसिफिक हीट आपको दे रखी है। तो फार्मूला आपको बताया हुआ है, डेल्टा H इज इक्वल टू MS डेल्टा T। ये 298 केल्विन है, उससे आपने 308 करना है। यहाँ आप देखें डेल्टा T जो है वो 10 केल्विन आप रेज कर रहे हैं, 10 केल्विन का टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं। मैस 2 मोल वाटर जो है 2 मोल वाटर का मैस कितना बन रहा है जी? 36 ग्राम। स्पेसिफिक हीट जो है वाटर की 4.2 है। डेल्टा टी कितना है जी? 10 है। तो बस आप इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आगे आपका आंसर आएगा जी, जॉउल में आंसर आएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, यानी कोई भी चीज़ है उसका मैस अगर मोल भी बताया हुआ है, जैसे 2 मोल वाटर है तो 2 मोल वाटर का मैस आप निकाल लेंगे, कितना भी बनता है वो यहाँ पुट कर देंगे। स्पेसिफिक हीट की वैल्यू आपको दे रखी होती है, और डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज है वो भी आप निकाल लेंगे। तो इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स आपको एज अ न्यूमेरिकल इसमें आ सकते हैं। इनडायरेक्ट मेजरमेंट एंथैल्पी की जो है मैंने आपको बताया था, हेसेस लॉ के जरिए करते हैं। हेसेस लॉ को हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री भी बोलते हैं। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। तो बात यह है कि अंडर व्हाट कंडीशन वी आर अनएबल टू मेजर द एंथैल्पी बाय कैलोरीमेट्री, यानी डायरेक्ट मेथड के जरिए कब आप मेजर नहीं कर सकते। तो उसके लिए ये है वो रिएक्शन जो बहुत ही स्लो चलते हैं, महीनों सालों में मुकम्मल होते हैं। मसलन आप देखिए जी, वेदरिंग ऑफ रॉक्स है, रस्टिंग ऑफ आयरन है, एल्यूमिनियम, बेरिलियम, इनके ऊपर जब ऑक्साइड कोटिंग डेवलप हो जाए तो इनका भी किसी चीज़ के साथ जो रिएक्शन होता है वो बड़ा स्लो रिएक्शन होता है। तो बात यह है कि वो रिएक्शन जो बहुत स्लो चलते हैं, महीनों सालों में सदियों में मुकम्मल होते हैं, तो उनकी जो एंथैल्पी चेंज है वो हम कैलोरीमीटर्स के जरिए मेजर नहीं कर सकते। अब ज़ाहिर बात है, अगर ये वेदरिंग ऑफ रॉक्स की आप एंथैल्पी मेजर करें, हम ये तो 1 सदी में मुकम्मल होती है, कौन बैठेगा 1 सदी जो है वो कैलोरीमीटर के ऊपर। तो उसके लिए हेसेस लॉ हमारी को सपोर्ट करता है। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है कि ये डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। ये अभी हम इसको मज़ीद भी देखेंगे कि सम ऑफ ऑल एंथैल्पी चेंजेस इन अ साइक्लिक पाथ इज इक्वल टू 0। ये भी हेसेस लॉ या सेकंड लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री की स्टेटमेंट है। ये सिग्मा समेशन को शो कर रहा है, सम ऑफ ऑल एंथैल्पी चेंजेस इन अ साइक्लिक पाथ इज इक्वल टू 0। तो ये है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री, उनकी मैथमेटिकल फॉर्म मैंने लिखी हैं। तो ये जो दो मैंने बताई हैं कंडीशंस, एक तो वो जो रिएक्शन बड़े साइड रिएक्शन, मतलब आप देखें एक मशहूर सा रिएक्शन है कि जब आप कार्बन को ऑक्सीजन में जलाते हैं, आप सोच रहे होते हैं कि शायद कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और रियलिटी ये है कि इसके साथ कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एज अ साइड प्रोडक्ट जो है वो बनती है। ऐसे केमिस्ट्री में बहुत सारे रिएक्शंस हैं जिनके अंदर एक मेजर प्रोडक्ट से साथ कुछ साइड प्रोडक्ट्स की अमाउंट जो है वो भी बन रही होती है।
तो वो हम या तो ओवरलुक कर रहे होते हैं या हम उसकी इंथॉल्पी चेंज मेजर नहीं कर पा रहे होते, तो इसलिए कैलोरीमीटर्स वहाँ फेल हो जाते हैं। फिर हमें हेसेस लॉ के ज़रिए उस रिएक्शन का मैकेनिज़्म देखना होता है। मैकेनिज़्म देख के स्टेप वाइज हर स्टेप की हम अलग-अलग इंथॉल्पी जो है वो फाइंड आउट करते हैं, और फाइंड आउट करने के बाद जो है हेसेस लॉ की मदद से ही ऐसे रिएक्शंस की जिनके साइड प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं या एक से ज़्यादा उनके साइड रिएक्शन हो रहे होते हैं, तो उनकी इंथॉल्पीज फिर हम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। इसमें जो है हेसेस लॉ बेसिकली जो है, अब ये देखिए ए से डी आपने जाना है। ये ए जो है वो आपकी इनिशियल स्टेट है, ये आपकी इनिशियल स्टेट है और डी आपकी फाइनल स्टेट है। इनिशियल से फाइनल स्टेट में जाने के लिए ये जो डायरेक्ट रूट है इसकी इंथॉल्पी चेंज है जी डेल्टा एच। ये तो है डायरेक्ट रूट। इसका एक इनडायरेक्ट रूट भी है कि आप ए से बी आइए, इसमें इंथॉल्पी चेंज है फर्ज किया डेल्टा एच वन। फिर बी से आपने सी जाना है तो इसकी इंथॉल्पी चेंज है डेल्टा एच टू। सी से डी जाना है तो ये है डेल्टा एच थ्री। तो हेसेस लॉ जो है इसकी मैथमेटिकल फॉर्म ये है कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच, मतलब तमाम इंडिविजुअल रूट्स की जो इंथॉल्पीज हैं उनका सम जो है वो डेल्टा एच के ज़रिए। लेट से मतलब मैं इसको यूं लेता हूँ, ये जो डेल्टा एच है इसकी वैल्यू है 100 किलो जूल ना, और डेल्टा एच वन जो है ये 30 किलो जूल है, डेल्टा एच टू 50 किलो जूल है, ये 20 किलो जूल। अगर आप इनका भी सम करें 30, 50 और 20, तो आप देखिए ये भी कितना बन रहा है, 100 बन रहा है। तो इन सारे स्टेप्स की इंथॉल्पीज का आप सम लेंगे वो भी 100 बन रहा है, और जो डायरेक्ट रूट आप जा रहे हैं उसका भी जो इंथॉल्पी चेंज है वो भी 100 बन रहा है। तो अब रूल ये है, लॉ ये है कि ओवरऑल इंथॉल्पी चेंज रिमेन सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द रूट अडॉप्टेड बाय द सिस्टम। अगर आप इनिशियल से फाइनल स्टेट से हमें गर्ज है, हमें रूट से कोई गर्ज नहीं है कि किस रूट से जो है ये रिएक्शन जो है वो चल रहा है। तो ये जनाब हेसेस लॉ, मतलब मैं कह सकता हूँ हेसेस लॉ ये प्रूव करता है कि इंथॉल्पी जो है इज अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन किसी भी सिस्टम की बेटा वो प्रॉपर्टी होती है तो दैट ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। ये सिर्फ इनिशियल फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑन द रूट या पाथ अडॉप्टेड बाय द सिस्टम। तो हेसेस लॉ इस चीज़ का प्रूव है कि इंथॉल्पी जो है दैट्स अ स्टेट फंक्शन। इसमें स्पेशल एप्लीकेशन है जी, वो है दी बॉर्न-हैबर साइकिल। बॉर्न और हैबर दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, बाइनरी आयनिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें एक केटाइन और एक एनाइन हो, इनकी लेटेस्ट एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए जो तरीकाकार बताया उसको उनके नाम की मुनासबत से ही बॉर्न-हैबर साइकिल कहते हैं। साइकिल में आपको पता है साइकिल का लफ्ज़ वहाँ यूज़ होता है जहाँ एनर्जी कंजर्व रहती है। इनिशियल स्टेट से चलें, फाइनल से होते हुए दोबारा इनिशियल पे पहुँचें, एक साइकिल आप पूरा लगाएं तो उसमें इंथॉल्पी चेंज जो है वो ज़ीरो रहता है। तो इसमें उन्होंने अब बाइनरी आयनिक कंपाउंड की लेटेस्ट एनर्जी फाइंड आउट करने का ये तरीका हमें बताया है। मसलन ये देखिए, ये सोडियम है, सॉलिड स्टेट में पाई जाती है, क्लोरीन है डाई एटॉमिक स्टेट में और गैसीय स्टेट में पाई जाती है,
इनसे आप या तो इनके ये गैसियस आयन बनाएं, सॉलिड सोडियम क्लोराइड बनाने के हमारे पास बेटा ये एक तो ये डायरेक्ट ये एक रूट था, तो आप यूं जाएंगे गैसियस आयन बनाएंगे, यानी सोडियम सॉलिड से भी उसका गैसियस आयन बनाएं, क्लोरीन डाइएटॉमिक गैस है उससे भी उसका गैसियस आयन बनाएं। जब ये आयन्स बन जाए इनको मिला के आप सॉलिड सोडियम क्लोराइड बना सकते हैं, यानी यूं आप आ सकते हैं। इसमें ओवरऑल दिखने में तो दो एंथैल्पीज हैं, एक ये डेल्टा एच एक्स है और दूसरी कौन सी है, ये लेटेस्ट एनर्जी वाली है। इन दोनों का सम आएगा इसके अंदर, जबकि ये जो डायरेक्ट वाली है ये हीट ऑफ फॉर्मेशन है, यानी सोडियम सॉलिड से आप डायरेक्ट सोडियम सॉलिड और क्लोरीन डाइएटॉमिक स्टेट में गैस है, इन दोनों को डायरेक्टली कंबाइन करके भी आप सॉलिड सोडियम क्लोराइड बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं। तो ये समझ लें डायरेक्ट रूट है, और बाकी ये इधर वाला जो है ये इनडायरेक्ट रूट है। तो इसमें ये जो डेल्टा एच एक्स है इसके अंदर भी तकरीबन 4 एंथैल्पीज इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। वो कैसे, अब देखो ना, ये है सोडियम आपके पास, इस पर भी कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है। उससे आपने सोडियम का क्या बनाया, गैसियस आयन। इसमें 2 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, पहले सोडियम की एटोमाइजेशन करते हैं, फिर उसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन करेंगे, फिर जाके सोडियम का गैसियस आयन बनाएंगे। तो मीन इसके लिए, यानी सोडियम सॉलिड से सोडियम का गैसियस आयन बनाने के लिए, ये सोडियम सॉलिड है, मैंने बोला इसमें 2 एंथैल्पीज इन्वॉल्व है। एक है एटोमाइजेशन, पहले तो करें इसकी सोडियम की, फिर आप इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन। एटोमाइजेशन के लिए ये 108 किलो जूल पर मोल इतनी एनर्जी देनी पड़ती है, और आयोनाइजेशन के लिए 496 किलो जूल पर मोल इतनी एनर्जी देनी पड़ती है। तो इससे ये जो सोडियम सॉलिड था उससे सोडियम का गैसियस आयन बन जाता है। सेम ये जो क्लोरीन डाइएटॉमिक स्टेट में है और गैस है, इससे भी आप क्लोराइड का गैसियस आयन बना रहे हैं, तो इसमें भी 2 एंथैल्पीज बेटा इन्वॉल्व हो रही हैं। वो भी पहली तो इसकी एटोमाइजेशन ही है, उसके लिए आपको 121 किलो जूल पर मोल इतनी एनर्जी जो है वो ऑब्जर्व होती है। दूसरी है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इसकी वैल्यू होती है 349। तो बात यह है कि क्लोरीन डाइएटॉमिक स्टेट से आपने उसका क्लोराइड का गैसियस आयन बनाया, इसमें भी 2 एंथैल्पीज इन्वॉल्व हो रही हैं और उसमें भी 2 एंथैल्पीज। तो सो इनको अगर मैं नाम दे दूं, ये H1 है, H2 है, सेम ये H3 है और ये H4 है। तो ये जो डेल्टा एच एक्स था, इट्स अ सम ऑफ H1, H2, H3 जी। तो मैंने ये बताया इसमें जो 4 एंथैल्पीज थी वो कौन कौन सी हैं, H1, H2, H3 और H4, ये उन सारों का सम है, ये जो डेल्टा एच एक्स है। तो इसके ज़रिए सोडियम का भी गैसियस आयन बन गया और क्लोरीन जो डाइएटॉमिक स्टेट में थी उसका भी ये गैसियस आयन बन गया। अब ये गैसियस आयन्स को मिला के आप सॉलिड सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, इसको लेटेस्ट एनर्जी कहते हैं।
5वीं इंथॉल्पी पर ये हो जाएगा। तो ये जो डायरेक्ट रूट वाली इंथॉल्पी है ना हीट ऑफ फॉर्मेशन, दैट्स इक्वल टू सम ऑफ ऑल अदर इंथॉल्पीज। यानी ये जो डायरेक्ट रूट वाली इंथॉल्पी है हीट ऑफ फॉर्मेशन, दैट्स इक्वल टू इसमें फिर मैंने आपको बताया था कि आगे 4 तो अब मतलब अगर आपने इसमें से लेटेस्ट एनर्जी फाइंड आउट करनी है, इनकी वैल्यूज मैं बता चुका हूँ, ये भी होती है 411 किलो जॉल पर मोल। अगर आपने ये बेटा लेटेस्ट एनर्जी फाइंड आउट करनी है, ये अगर आपने फाइंड आउट करनी है तो ये डेल्टा एच एक्स इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी ये जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है इसमें से ये आप निकाल देंगे। तो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ बाइनरी आयनिक कंपाउंड सच एज सोडियम क्लोराइड। तो लेटेस्ट एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए बॉर्न और हैबर ने ये तरीका बेटा हमें बताया। ओवरऑल जो इसके थ्योरी के कंटेंट्स हैं वो तो ख़त्म हो गए। अब इसमें कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर ये भी हो सकता है, और फर्ज किया आपको ना एग्जाम में ये रिएक्शन दे दिया, साथ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन आयरन ऑक्साइड की और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। ये दोनों वैल्यूज आपको ये गिवन है। फर्स्ट केस की वैल्यू दे देते हैं आपको 1600 किलो जॉल, और इसकी वैल्यू दे देते हैं 1500 किलो जॉल। कहते हैं ये आपको आयरन ऑक्साइड की एल्यूमिनियम ऑक्साइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन है। इन दोनों की मदद से आपने इस कंपाउंड की हीट ऑफ फॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है। तो देखें जी, ये जो आयरन ऑक्साइड की फॉर्मेशन है बेसिकली ये ऐसे है कि ये आपने आयरन प्लस ऑक्सीजन को मिलाना है, तो ये आयरन ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। सेम एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बनाना है तो उसके लिए ये तरीका है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड के 1 मोल की फॉर्मेशन, इसकी रिएक्शन हम खुद बना लेते हैं। यानी ये इनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है, तो मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन होती क्या है, 1 मोल कंपाउंड की फॉर्मेशन फ्रॉम इट्स कंपोनेंट। अब बात यह है, इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, इसको कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। वो कहते हैं इन दोनों इक्वेशंस को आप कुछ इस तरह से एडजस्ट करें कि आपके पास ये वाला रिएक्शन जो है वो हासिल हो जाए। हमने इन रिएक्शन 1 और 2 को इस तरह से एडजस्ट करना है कि किसी तरह से हमारे पास ये वाला जो रिएक्शन है ये अचीव हो जाए।
तो हमने करना क्या है, ज़रा गौर करें, प्रोडक्ट साइड पे कौन है, आयरन ऑक्साइड। इसका मतलब इस रिएक्शन को हमने रिवर्स नहीं करना, इसको एज इट इज़ इक्वेशन 1 को हमने एज इट इज़ रहने देना। लेकिन इस इक्वेशन में इसके 3 मोल हैं जबकि यहाँ 1 है, तो अगर मैं रिएक्शन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ, ये इक्वेशन 1 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 2 जो है इसको मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। क्यों? इसका जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो इधर मौजूद है, रिएक्टेंट में मौजूद है, इसको इधर लाना है, और इसके जो रिएक्टेंट है एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन वो इधर प्रोडक्ट साइड पे मौजूद है। तो इसको आप क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। रिवर्स करने से जनाब अब अगर आप इन दोनों को कैंसिल करते हैं, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन से कैंसिल हो रही है, बाकी क्या बचा, ये 3 मोल आयरन के जी चाहिए आपको, ये आ गए। अच्छा, फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का 1 मोल चाहिए जी, वो भी है इधर। 3 मोल आयरन ऑक्साइड और ये 2 मोल, यानी मैंने ये किया इक्वेशन 1 को जस्ट मैंने क्या किया 3 से मल्टीप्लाई किया, और इक्वेशन 2 को रिवर्स करके इन दोनों को ऐड किया तो ये हो जाएगा। अब जब आप रिएक्शन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं